दुनिया जानती है कि 1933 में जर्मनी में नाजियों की सरकार आते ही यहूदियों पर खूब अत्याचार किए गए थे। इन्हीं में एक था फ्रैंक परिवार। यातनाओं से परेशान होकर परिवार नीदरलैंड शिफ्ट हुआ, मगर वहां भी यहूदियों को टॉर्चर किया जाने लगा। फ्रैंक परिवार की छोटी बेटी एन फ्रैंक ने उस दौरान एक डायरी लिखी थी, जो दुनिया की सबसे फेमस किताब बन गई थी। आज हम उसी डायरी के बारे में बात करेंगे और एन फ्रैंक की जीवन के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। 11 साल की बच्ची ने डायरी लिखनी शुरू की। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये डायरी आगे चलकर दुनिया की सबसे फेमस किताब बनेगी। इस बच्ची का नाम था एनालिस मैरी फ्रैंक, जिसे लोग एन फ्रैंक के नाम से भी जानते हैं। एन का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। माता पिता और बहन के साथ एन यहाँ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 1933 में देश में हिटलर यानी नाजी पार्टी की सरकार आई और यहाँ के हालात एकदम से बदल गए। फ्रैंकफर्ट को का मेयर भी नाजी पार्टी से नाता रखता था, जो यहूदियों की विरोधी पार्टी थी। एन के पिता ओटो फ्रैंक समझ गए थे कि अब जर्मनी में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द वे परिवार सहित जर्मनी छोड़ नीदरलैंड में शिफ्ट हो गए। अब परिवार राजधानी एम्स्टर्डम में रहने लगा। उस समय एज उस समय एन महज 4 साल की थी। कुछ समय बाद दोनों बहनें स्कूल जाने लगी। ओटो फ्रैंक को यहाँ नौकरी मिल गई थी। सब कुछ पहले जैसा ठीक होने लगा था। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि पहले परिवार जर्मनी में बहुत ही आलीशान घर में रहता था। यहाँ किराए के मकान में उन्हें रहना पड़ रहा था। फिर भी परिवार खुश था। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। फिर वक्त आया 1 सितंबर 1939 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। फ्रैंक परिवार ये जान गया था कि नीदरलैंड में रहना भी अब खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से परिवार ब्रिटेन शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन सैनिकों ने 10 मई 1940 को नीदरलैंड पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अब वहां भी जर्मनी की तरह यहूदी विरोधी कानून लागू होने लगे। डर के बावजूद फ्रैंक परिवार अपनी जिंदगी जैसे तैसे वहां काट रहा था। अब एन भी 11 साल की हो चुकी थी। माता पिता ने उसे बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट की। इसमें एन अपने हर दिन की हर एक बात लिखती। इसी बीच यहूदियों के हालत एम्स्टर्डम में भी काफी खराब हो गए थे। पहले दोनों बहनों का स्कूल छूटा। फिर पता चला कि एन की बहन मार्गरेट को जर्मनी के लेबर कैंप में भेजा जाएगा। माता पिता पूरी तरह डर चुके थे, मगर जाते भी तो कहाँ। उस दिन एन ने अपनी डायरी में लिखा, छिप जाएं, कहाँ छिपेंगे, गांव में या शहर में, किसी घर में या झोपड़ी में। ये सवाल है जिन्हें पूछने की मुझे इजाजत नहीं है, मगर फिर भी मेरे जहन में ये सवाल चल रहे हैं। दिन आया 6 जुलाई 1942 का। परिवार ने आखिरकार छिपने के लिए एक जगह ढूंढ ही ली। जहां पिता ऑटो फ्रैंक काम करते थे, वही छोटा सा फ्लैट तैयार किया गया था। परिवार उसमें शिफ्ट हो गया। कोई देख ना ले, इसीलिए दरवाजे के बाहर बुक रैक बना दी गई थी, ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ फ्लैट भी है। इस काम में कंपनी के कुछ लोगों ने ही फ्रैंक परिवार की मदद की। खाने पीने और जरूरी सामान को समय समय पर वे लोग छिप छिपाकर फ्रैंक परिवार तक पहुंचा देते। साथ ही बाहर क्या चल रहा है इस बारे में भी परिवार को बताते रहते। इसी जगह पर एक और परिवार भी छिपने के लिए आया। कुल 8 साल तक दोनों परिवार छिपकर यहाँ रहे, साथ में रहे। इन्हें दिन भर चुपचाप रहना पड़ता था, ताकि किसी को भनक ना लग जाए कि वे लोग यहाँ छिपे हैं। दोनों परिवार जिस टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे, उसे पूरा दिन फ्लश भी नहीं कर सकते थे, ताकि किसी को इसकी आवाज ना सुनाई दे। रात के समय ही टॉयलेट साफ किया जाता था। अपनी डायरी में एन ने इस फ्लैट के बारे में लिखा है और उसका नाम भी दिया सीक्रेट एनेक्स, यानी खुफिया कोठरी लिखा था। यूं तो यहाँ जरूरत की हर चीज थी, बस खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। पूरा दिन बिना बोले उन्हें वहां समय काटना पड़ता था। वक्त बिताने के लिए एन बस डायरी लिखती रहती थी। कई बार खुद ही कई चीजें लिखकर उन्हें मिटाती, फिर दोबारा उन्हीं जगह
कुछ और लिखती। एक बार तो माँ से झगड़ा होने पर एन ने लिखा, वो मेरे साथ माँ जैसा बर्ताव नहीं करती हैं। बाद में जब उसे इसका पछतावा हुआ तो लिखा, एन तुम ऐसी नफरत भरी बातें कैसे लिख सकती हो। एन की इस डायरी में न केवल उसकी पर्सनल लाइफ का जिक्र था, बल्कि उस समय यहूदियों पर क्या क्या अत्याचार हुए उनके बारे में भी हम इस डायरी के जरिए काफी कुछ जान पाएंगे। एन ने जो भी बातें डायरी में लिखी, उनसे हम महसूस कर सकते हैं कि यहूदी उस समय कैसा महसूस करते होंगे। एन ने एक जगह ये भी लिखा था कि जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे रोका तो जा सकता था। फिर 4 अगस्त 1944 को जर्मनी की पुलिस ने इस फ्लैट पे रेड मारी और 8 लोगों को पकड़ लिया। दरअसल किसी को उनके यहाँ रहने की भनक लग गई थी और उसने नाजियों को इसकी सूचना दे दी थी। फिर 1 महीने बाद इन 8 लोगों को दूसरे यहूदियों के साथ ट्रेन में भरकर साउथविट्स यातना शिविर में भेज दिया गया। इस ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यहूदी थे। यहाँ लाकर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया। एन और उसकी बहन माँ के साथ रही, जबकि पिता को दूसरी जगह भेज दिया गया। कैंप में लाए गए लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उनके बदन पर नंबर वाला टैटू बनवा दिया गया था। अब नाम नहीं, नंबर से इनकी पहचान होती। बड़े लोगों से मजदूरी करवाई जाती तो बच्चों पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट किए जाते। जो लोग किसी काम के नहीं लगते उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार डाला जाता। दिन भर काम करवाने के बाद लोगों को तंग कमरों में सोने के लिए भेज दिया जाता। एन भी बहन मार्गरेट के साथ कैंप में पत्थर तोड़ने का काम करती। कुछ दिन बाद दोनों बच्चियों को दूसरे शिविर में भेज दिया गया। सर्द मौसम में वहां टाइफाइड बीमारी जैसी फैल गई, जिसकी चपेट में आने से 17,000 कैदियों की मौत हो गई। फिर अप्रैल 1945 में ब्रिटिश सेना ने यातना शिविर से लोगों को छुड़वाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एन और मार्गरेट को भी टाइफाइड हुआ था। ब्रिटिश सेना के आने से 2-3 हफ्ते पहले ही मार्गरेट फिर एन की टाइफाइड से जान चली गई थी। उधर माँ की भी मौत हो गई थी। परिवार में सिर्फ पिता ही जिंदा बचे थे, मगर वह भी इस बात से अनजान थे कि उनकी पत्नी और बेटियों की मौत हो चुकी है। 6 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही। जिस घर में एन अपने परिवार के साथ छुपी थी, एम्स्टर्डम में आज भी वो घर मौजूद है। ये घर एन फ्रैंक हाउस के नाम से मशहूर है। दुनिया भर के लोग आज भी इस घर को देखने के लिए आते हैं। आज भी वहाँ सब कुछ वैसा ही रखा है जैसा तब रखा था। एन की असली डायरी भी वहीं मौजूद है। कहा जाता है कि जिस समय एन फ्रैंक के परिवार को पुलिस फ्लैट से निकाल कर ले जा रही थी, तब ओटो फ्रैंक की एक दोस्त ने एन की डायरी को अपने पास संभाल कर रख लिया था। फिर उन्होंने यातना शिविर से लौटने पर एन की वो डायरी ओटो फ्रैंक को सौंप दी थी। बेटी की डायरी पढ़कर ओटो फ्रैंक खूब रोए और जानते थे कि एन लेखिका बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसकी डायरी को एक किताब की शक्ल दी। आज इस किताब का 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसका नाम है द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ये होलोकॉस्ट पर लिखी गई सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है। एन फ्रैंक पे जो भी बीता वो बहुत से यहूदियों के साथ भी हुआ था। उस टाइम पे यहूदियों पे इतना ज्यादा अत्याचार हुआ था, इसी को होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। इतने ज्यादा लोगों को की मौत हुई, नाजियों ने इन पे इतना ज्यादा अत्याचार किया था। बहुत सारी मूवी आपको मिल जाएंगी इस होलोकॉस्ट में बनी हुई, बहुत सी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन उस टाइम पे यहूदियों पर जो भी बीता वो बहुत ही भयानक था। यहूदी सिर्फ एक ही देश में बसते हैं, वो है इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अपने आप में वो एक पावर है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोगों की जनसंख्या नहीं है इन लोगों की, लेकिन ये अपने आप में मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इन्होंने अतीत में बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से वो लोग इतने स्ट्रांग हुए। वैसे तो हम इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे उन लोगों पे यातनाएं की गई होंगी, उनको गैस चैम्बर में डाल के मारा गया होगा। हम सोचते हैं तब हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इस पे कई मूवीज देखी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा
दुखी देने वाली, दुखी करने वाली मूवीज़ हैं वो। हम जब देख के इतने दुखी हो सकते हैं, तो उन पर तो बीती थी। हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एन फ्रैंक की कहानी एक यूनिक कहानी है। 11 साल की बच्ची पे क्या बीता था, आप हमारे इस वीडियो में जान सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा जब वीडियो को। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।